देखिए, आज हम लोग समझेंगे वर्ब के बारे में। हमने अपना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब फिनिश कर लिया है, साथ ही साथ डैट एंड डैट भी फिनिश कर लिया है और सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं वो सारे हम लोग टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। वर्ब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग आई थिंक 3 वीडियो में कवर मैं कर दूंगा। देखिए, वर्ब तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 15 से 20 दिन का कोर्स होता है। लेकिन अपने टेट एग्ज़ाम जो भी होते हैं या सुपर टेट जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में एक लेवल होता है पेपर का, उस लेवल से ही पढ़ना है। मैं आपको इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट ये तीनों लेवल में लेके चल रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से आपको हर चीज़ वो मिल जाएगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक भी फालतू चीज़ें, एक भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई हैं, बस इतना ही पेपर आता है, इसी पैटर्न को समझना है। साथ ही साथ आगे जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको आरसी भी बता दूंगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज वगैरह आता है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, वर्ब जो है, वर्ब का बेसिकली मीन होता है एक्शन। बुक्स कहती हैं कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन, लेकिन ये बात क्लियर नहीं है। यहाँ पर स्टेट भी बताती है वर्ब, किसी की स्टेट भी बताती है, या शब्दों को लिंक करने का भी काम करते हो, लिंकिंग वर्ब भी कहलाएगी। कोई काम चल रहा है तो उसको डायनेमिक वर्ब भी बोलते हैं, तो एक्शन को डायनेमिक वर्ब भी बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी वर्ब, बहुत सारे नाम हैं, बट एग्ज़ाम में आता क्या वो देखना है। बेसिकली वर्ब जो हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के, वो 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। 4 तरह की होती हैं, लेकिन ये दोनों एक जैसे काम करते हैं, इसलिए हमने एक साथ इसको लिख लिया है। अब हमें ये समझना है कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनमें कैसे पहचानेंगे क्या होता है वो देखते हैं। तो देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब वही वर्ब्स होती हैं जो कि आप टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको मालूम होगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया और इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक, अकर्मक क्रिया। अब कर्मक शब्द इसमें दोनों में कॉमन है, आप इसको ध्यान से, इसमें कर्म आया हुआ है। कर्म, कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। सा का मतलब के साथ, आ का मतलब साथ में नहीं, ये प्लस में बता रहा है, ये माइनस में सेंस दे रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब ये सकर्मक क्रिया वे होती हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी है, और इंट्रांजिटिव वे वर्ब्स होती हैं जिसके साथ में ऑब्जेक्ट आना जरूरी नहीं है, ना ही वो लाती हैं। तो हम कोई वर्ब लिखते हैं, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो, कहने का मतलब उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन ना हो, अगर ये दोनों हैं तो ये अपनी कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। अगर उसके बाद इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो वो अपनी कहलाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इतना बात समझ में आई? चल डिस्कस करते हैं। आई रीड अ बुक। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब पता करने का तरीका ये भी होता है कि आप वर्ब जो भी आई है उस वर्ब में अपने मन से व्हाट का क्वेश्चन करो। अगर व्हाट से आंसर आ रहा है तो वो अपना व्हाट, या एक शब्द और ले लो whom। अगर व्हाट और whom से आंसर आ रहा है तो वो अपना कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अगर व्हाट और whom से आंसर नहीं आ रहा है तो वो अपनी कहलाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। आई रीड अ बुक, आई रीड वॉट, मैं क्या पढ़ता हूँ, तो आंसर आया ए बुक। तो ए बुक इसका आंसर है, तो ये तो भी ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का। अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो ये वर्ब कैसी हुई? वेरी गुड, ये वर्ब हुई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी बात, इस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट में आपका नाउन रखा हुआ, बुक एक नाउन है, इसलिए ये भी तब भी उसी भी सेंस में भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हुई। फिर एक और देखिए, आई स्लीप, तो स्लीप का कुछ रखा है? नहीं, ना ऑब्जेक्ट ना ही कुछ भी है, तो स्लीप का कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ये अपना कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। आई थिंक क्लियर आपको हो रहा होगा। फिर एक और देखो, ही हैज़ गॉन, तो गॉन अपना एक वर्ब है, क्या वर्ब का कुछ रखा हुआ है? नहीं, तो ये अपनी कहलाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको ध्यान से समझने के लिए कुछ टेबल समझते हैं, जैसे कि ही स्पीक्स द ट्रुथ, तो ट्रुथ अपना नाउन है, क्यों है? क्योंकि इसके पहले दा भी आया हुआ है, तो स्पीक से में उसका खुद का ऑब्जेक्ट है, इसलिए हो जाएगी मेरी ट्रांजिटिव वर्ब। और ही स्पीक्स सॉफ्टली, ही स्पीक्स वॉट, वह क्या बोलता है,
तो सॉफ्टली बोलता है। वो कैसे बोलता, देखिए सॉफ्टली जो है वो हाउ का आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये एडवर्ब है, एडवर्ब वाले चैप्टर में समझाया था। तो यहाँ पर ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नाउन और प्रोनाउन नहीं है। ही आई फील अ सीवियर पेन, ए किसके लिए आया है, पेन के लिए, दर्द के लिए, तो दर्द अपना हो जाएगा नाउन। इसका मतलब फील के बाद इसका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये अपना हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे फील के बाद देखिए नाउन आया, एक समय आया, ये कोई नाउन और प्रोनाउन नहीं है, इसलिए ये कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान से समझना, अगर आपको क्लियर ना हो रहा हो तो वीडियो 3-4 बार देखना, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक एक करके। ही कैन ड्राइव एनी कार, वह कोई भी कार चला सकता है। तो ड्राइव व्हाट, क्या चला सकता है, तो आपने कहा कि कार, तो ये कार तो अपना हो जाएगा नाउन, और नाउन आ गया तो ये अपने बन जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। ही ड्राइव्स वेरी कॉशियसली, वह बहुत ही सावधानी से ध्यानपूर्वक चलाता है। तो वह कैसे चलाता है, तो सावधानी पूर्वक, तो कैसे से आंसर आया, वह क्या चलाता है, तो आंसर तो आया नहीं क्या चलाता है, तो इसलिए ये हमारे यहाँ पे कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ही रिंग्स द बेल, वह क्या बजाता है, तो आपने कहा बेल, तो बेल अपना हो जाएगा नाउन, इसलिए हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है, उसके आगे कुछ रखा है क्या वर्ब के बाद, नहीं, तो ये अपना कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ही स्टॉप्ड द बस, उसने बस को रोका। स्टॉप्ड व्हाट, तो बस को रोका, व्हाट से आंसर है, तो ये अपना नाउन भी है, तो यहाँ पर ही बन जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। फिर अगर हम ध्यान दें, द बस स्टॉप्ड, बस रुकी, वर्ब के बाद कुछ भी रखा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। दे फाउट द एनिमी बैक, तो उन्होंने दुश्मन से वापस फिर से लड़ाई की। तो देखिए एनिमी यहाँ पे इस फाउट का है, फाउट होम, किससे लड़ाई की, तो आपने कहा एनिमी से की। तो यहाँ पर एनिमी जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरी बन जाएगी वेरी गुड ट्रांजिटिव वर्ब। दे फाउट ब्रेवली, वे बहादुरी से लड़े। तो वे कैसे लड़े, बहादुरी से। वे क्या लड़े, पता नहीं। किसको लड़े, पता नहीं। किससे लड़े, पता नहीं। तो ये अपना कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं क्या पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, तो ये अपना नाउन है, इसलिए ये बन जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। आई रीड स्लोली, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ। तो धीरे धीरे पढ़ता हूँ, तो कैसे पढ़ता हूँ, स्लोली। क्या पढ़ता हूँ, मालूम नहीं। किसको पढ़ता हूँ, मालूम नहीं। तो यहाँ पर यह आपका बन जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। समझ में नहीं आया हो तो 2-3 बार वीडियो देखना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक बार में क्लियर नहीं होती हैं। फिर इसके बाद देखते हैं वर्ब का यूज़। देखिए अगर मैं कहूँ कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई और जो भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो आपके हैं उनके साथ में आता है वॉज, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि यू, वी, दे, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में आता है वेरी गुड वर। तो इनका अर्थ यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ में केवल और केवल यूज़ करूँ वर, तो इसका मतलब वहाँ पर ये कोई आपका रहा था, रही थी, रहे थे नहीं निकलेगा। एक सपोजिशन, एक कल्पना निकलेगी, एक इम्पॉसिबल, एक ऐसी इच्छा जो कभी पॉसिबल नहीं हो पाई, जो संभव नहीं हो पाई, उस सेंस में आता है। 2-3 तरीके से मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल से देखते हैं। आई वर अ किंग, काश, इसका अर्थ यहाँ पे क्या निकला, काश। जब भी ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं तो इनका अर्थ निकलता है काश, और काश का मतलब ही था कि एक ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं हुई। वर आई अ किंग, और ये मार्क आपको जरूर लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क। काश में एक राजा होता, तो यहाँ पर आपको वॉज लिखा मेरे तो गलत है। काश के सेंस में हमेशा वर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वर जो है वो कोई ऐसी इच्छा को रिप्रेजेंट करता है जो कभी पूरी नहीं हो पाई है। एक और देखिए, इफ़ आई वर अ किंग, मैं चाहूँ तो इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इफ़ आई वर अ किंग, काश में एक राजा होता। दोनों सेंटेंस सेम, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। वर आई अ बर्ड, काश में एक पक्षी होता, ठीक है। इफ़ आई वर अ बर्ड, ये भी सेंटेंस मेरा सही है, दोनों का सेंटेंस का सेंस सेम है। वर शी यंग, काश वो जवान होती है। देखिए आई के साथ में भी वर है और शी के साथ में भी वर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पे दे होता, यू होता, राम होता, तो भी सारे शब्द सही होते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वर ही आएगा। इफ़ शी वर यंग, ये मार्क जो है ये बता रहा है एक इच्छा के ऊपर। वर आई देयर, काश में वहाँ पर होता। इफ़ आई वर देयर, काश में वहाँ पर होता। सेंटेंस मेरा करेक्ट है।
अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, और बिल्कुल डिटेल में चलेंगे, समझेंगे, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है। देखिए ये टॉपिक बहुत ही टफ है, लेकिन इसको आसान तरीके से जो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू है उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब टेट में जो भी कुछ आता है और सुपर टेट में जो भी कुछ आता है उस लेवल का हम लोग डिस्कस करेंगे, और उससे बाहर चीज़ें नहीं आती हैं। देखते हैं